हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों को समाप्त कर लिया। किसको? जनजातियों को, ट्राइब्स को समाप्त कर लिया। इसके अलावा हमने मतलब एमपी की इकोनॉमी लगभग समाप्त कर ली है। एक दो टॉपिक बचे हैं, उनमें वो भी इंपॉर्टेंट, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो टॉपिक अभी बचे हैं। हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे समाप्त कर लिए हैं लगभग। किस चीज़ के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर एम पी पी एस सी प्रीलिम्स के लिए देखें तो अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं उसमें, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो गए हैं। अब जो ये आज मैं क्लास लेके आया हूँ, आज जो क्लास लेके आया हूँ वो तथ्यबाण है, करंट अफेयर्स है। लास्ट टाइम में अगर आपको एपी के लिए देखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखना है, एफएसओ के लिए देखना है, अगर एफएसओ एग्ज़ाम टाइम पे होता है तो प्रीलिम्स तो बहुत दूर है, प्रीलिम्स बहुत दूर है। लेकिन अगर हम एपी के लिए, अभी 1 जून को पेपर है इसका, 1 जून को पेपर है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखना चाहें तो इसको हम इस क्लास को आराम से एकदम 2 की स्पीड में करके देख सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, 30 जैसे 60 पेज हैं इस पीडीएफ में, टोटल कितने? टोटल 70 पेज हैं। हम कोशिश करेंगे कि 30 से 35 पेज हम एक क्लास में कंप्लीट करवा दें। एक बार हम रीड कर लें इसको और फिर लास्ट दूसरी क्लास लेके आएंगे, उसमें भी हम 30 से 35 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 क्लास में हम इस करंट अफेयर्स करेंगे। ये पार्ट 2 जरूर दिख रहा है, लेकिन इसमें एमपी का पूरा करंट है, क्योंकि पार्ट 1 जो है ना, पार्ट 1 जो इसका आया था तथ्यवाण का, उसमें सिर्फ योजनाएं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण था, जो कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण तो पुराना था, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पुराना था। बची योजनाएं, तो योजनाएं हम एक क्लास में कर लेंगे, अलग से लेके आएंगे उसको, तो एक क्लास में उसको कर लेंगे, 2 क्लास में हम इस करंट अफेयर्स को कर लेंगे। मतलब आपका जो करंट अफेयर्स है वो हम 2 क्लास में पूरा मध्य प्रदेश का समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, ज़्यादा बड़ी क्लास ना करें, 1 से 1.5 घंटे में हम इसको पूरा तरह से कंप्लीट कर लें। अब जैसे ये आपको दिख रहा है कि भैया इसका जो अनुक्रमणिका है, ठीक है, तो आप देखोगे तो स्टार्ट से देख रखे कौन कौन से टॉपिक है। खनिज मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट, वन रिपोर्ट है, बाघ तेंदुआ रिपोर्ट है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये डायरेक्टली अपने सिलेबस में दिया है। फसलों के उत्पादन में शीर्ष है वो। तो अब एक चीज़ बताना, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि हम इसको किस चीज़ में पढ़ चुके हैं, इसकी क्लास अलग से एमपी इकोनॉमी में पढ़ी हुई है, तो आप इसको छोड़ देंगे। फिर उसके अलावा आप देखोगे तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि एसडीजी हमने पूरा पढ़ा हुआ है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको और कौन सा दिख रहा है इसमें बाकी चीज़ें हम इसकी लगभग पूरी पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक हमने अलग से क्लास इसकी डाली हुई हैं, इसलिए हम इन टॉपिक को छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे आप, पहला टॉपिक हमारा जो है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज रिपोर्ट जो आई है, खनिज रिपोर्ट कौन जारी करता है? एमसीडीआर। कौन करता है? एमसीडीआर ने 2023-24 में अंतिम आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसमें क्या बोला है उसने कि 2036, देखो जिस चीज़ में हाईलाइट करूँ वो चीज़ें आपको याद रखना है। क्या बोला है उसने कि 2036 खदानें, कितनी खदानें हैं टोटल? 2036 खदानें संचालित है। कितनी खदानें संचालित भैया? 2036 खदानें संचालित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कितनी खदानें संचालित है भैया मध्य देश में 2036, ठीक है, पहले से कम हुई है अभी खदानों की संख्या, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, देश में सर्वाधिक खदानों वाले राज्य। देश में सर्वाधिक खदानों वाले राज्य, परमाणु ईंधन और गौण खनिज को छोड़कर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खदानें देखने को मिल रही हैं। कितनी खदानें भैया? 394 खदानें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। उसके बाद इसका डेटा आपको याद रखना है, 394। गुजरात को सेकंड में है, तमिलनाडु थर्ड पे है, आंध्र प्रदेश फोर्थ पे। तो स्टार्ट क्या रखना है? मध्य प्रदेश में 394 खदानें सबसे ज़्यादा अधिक देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद गुजरात में है, तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब देखोगे आप भैया धात्विक खनिज उत्पादन 2023-24 में आप देखोगे कि भैया धात्विक खनिजों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की भैया? 15.5% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 15.5% की वृद्धि हुई, ठीक है। ओडिशा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो अगर आपसे पूछे बॉक्साइट उत्पादन के सबसे ज़्यादा एक कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा है, ठीक है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा से मैग्नीज अयस्क का उत्पादन संयुक्त रूप से किया जा रहा है। कहाँ भैया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में मैग्नीज अयस्क का उत्पादन। मध्य प्रदेश याद है आपको कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है, तो आपको ये याद रखना है। देश में 100% क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में, मतलब 100% यहाँ पे क्रोमाइट होता है। देश का 100% क्रोमाइट कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। देश का 100% हीरा कहाँ पे होता है? तो एमपी में होता है। अगर आपसे पूछे कि डायमंड कहाँ है भैया, डायमंड एमपी में है और उड़ीसा में क्या है? क्रोमाइट है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखोगे, देश में 93% सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। आपसे पूछेगा भैया कहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किया जा रहा है, तो कर्नाटक में किया जा रहा है। बाकी कितना परसेंट भैया? 93%। कितना? 93%। शेष उत्पादन आंध्र प्रदेश और झारखंड में किया जा रहा है, ठीक है।
चूना पत्थर का उत्पादन आप देखोगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से 50% चूना पत्थर आ रहा है। कहाँ कहाँ? राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्रा में। देश में तांबा उत्पादन राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से किया जाता है। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे? राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा शीर्ष राज्य पे है, लगभग 54% उत्पादन करता है। कौन? उड़ीसा, लौह अयस्क का। ठीक है, इसके अलावा देखोगे उड़ीसा के बाद कर्नाटक, छत्तीसगढ़ लौह अयस्क में उत्पादन किया जा रहा है। सीसा एवं जस्ता कहाँ पे भैया? राजस्थान में। सीसा और जस्ता कहाँ है भैया? सीसा और जस्ता कहाँ है? तो राजस्थान में। सीसा और जस्ता कहाँ है? राजस्थान में। तमिलनाडु, उत्तराखंड दोनों राज्यों से देश के लगभग 94% मैग्नीसाइट का उत्पादन किया जा रहा है। तो आपसे पूछेगा मैग्नीसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, याद रखना। मैग्नीसाइट्स कहाँ हैं? 94% मैग्नीसाइट लगभग आप देखोगे तो कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? तमिलनाडु और उत्तराखंड में। कहाँ पे? तमिलनाडु और उत्तराखंड में। फास्फोराइट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फास्फोराइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो राजस्थान में। उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश सेकंड में। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया? धात्विक खनिज उत्पादन। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट आप देखोगे विश्व खनिज उत्पाद एवं भंडारण। विश्व खनिज उत्पाद एवं भंडारण। तो अब मैं आपको बताऊं, सच्चाई बताऊं, इसको आप छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, बिल्कुल आप छोड़ दो इसको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसको छोड़ दो आप, यहाँ से पढ़ लो आप थोड़ा सा। यहाँ पे देखो आप कि भैया मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन कौन से अयस्क में कितना कितना है। तो आप देखोगे ताम्र मतलब तांबा मैग्नीज में पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, तांबा और मैग्नीज में पहले पे है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट में सेकंड रैंक पे है, रॉक फॉस्फेट में सेकंड रैंक पे है। चूना पत्थर में थर्ड रैंक पे है। कोयला में फोर्थ पे है। लौह अयस्क एवं बॉक्साइड में छठवें पे है, सिक्स्थ पे है। किस चीज़ में? लौह अयस्क और बॉक्साइड में सिक्स्थ रैंक पे है। ठीक है, तो ये आपको ये जरूर याद रखना है, ये वाली टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ये है भारत की वैश्विक उत्पादन रैंक। आप देखोगे 2021 में, तो मेरे हिसाब से, सच्चाई बताऊँ, मेरे हिसाब से जिसमें इंपॉर्टेंट है तो लौह अयस्क है कि भैया फोर्थ रैंक है मध्य प्रदेश की, सॉरी भारत की फोर्थ रैंक है लौह अयस्क में। बॉक्साइड में 5वें नंबर पे है और 7वें नंबर पे मैग्नीज में है और 11वें नंबर पे तांबे में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 4-5 चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है? तो दूसरे नंबर पे स्टील व एल्यूमिनियम में देखने को मिल रही है। स्टील और एल्यूमिनियम में सेकंड रैंक पे है भारत। जिंक और क्रोमाइट में थर्ड रैंक पे है। ठीक है, चौथे रैंक पे लौह अयस्क में है, 5वें में बॉक्साइट में है, 7वें में मैग्नीज अयस्क में है, 11वें में तांबे में है, 12वें में सीसा में है। ठीक है, 17वें में मैग्नीसाइट और 19 में एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट। इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, याद रखना है, लौह अयस्क चौथा, बॉक्साइट 5वां, 7वां मैग्नीज, 11वां तांबा। तो ये 4 तो आपको याद रखना ही रखना है। बाकी दूसरा और तीसरा कौन है? स्टील, एल्यूमिनियम और जिंक और क्रोमाइट। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट आप देखोगे भैया, नेक्स्ट देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य की खनिजों में भागीदारी है। तो आप याद रखना उड़ीसा की लगभग 44% भागीदारी खनिजों में देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा किसकी है? उड़ीसा की है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश का इसमें अभी कोई ज़्यादा रैंक देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब आते हैं हम वन रिपोर्ट में। कहाँ आ गए भैया? वन रिपोर्ट में। तो वन रिपोर्ट आप देखो, अगर भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2023 में आई है, 23 की आई है, मतलब मध्य प्रदेश की है। अभी जो वन रिपोर्ट जो MPPSC प्रीलिम्स का 2025 का पेपर हुआ था, इसमें पुरानी वाली वन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इसमें चांसेस है कि नए ही क्वेश्चन आएंगे, आपको पुराने नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देश में सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाला राज्य स्थान, मतलब राज्य का स्थान बरकरार रखा है। मतलब फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे कौन है? MP है, जिसमें सर्वाधिक वनावरण है और वृक्षावरण है। मतलब दोनों चीज़ें आपको फर्स्ट रैंक पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, राज्य का कुल वन और वृक्षावरण 85,723.58 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 85,723.58 वर्ग किलोमीटर आपको कुल वृक्षावरण, वन और वृक्षावरण मतलब वन प्लस वृक्ष दोनों के कितना है? लगभग 85,723.58 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपका वन प्लस वृक्ष हो गया। इसके अलावा आप देखोगे देश में सबसे अधिक, ठीक है, कितने परसेंट है? 27.81%। 27.81% आपको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट देखोगे इसके साथ ही वनावरण क्षेत्र 77,073 वर्ग किलोमीटर के साथ मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। तो वन प्लस वृक्ष कितना है? 85,723 और वन कितना है? 77,073.44। ठीक है, डन।
ठीक है, 77,000 कुल बनावरण है 77,073। वृक्ष पर वन कितना है 85,723, दोनों में कौन है, मध्य प्रदेश सबसे आगे पे है। पहली रिपोर्ट कब आई, 1987 में आई थी। कब आई पहली रिपोर्ट, 1987 में पहली प्रकाशित हुई थी रिपोर्ट। किसके द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। द्विवार्षिक, 2 वर्ष में एक बार आती है। कितने साल में आती है, 2 वर्ष में एक बार आती है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा ये जारी की जाती है। FSI द्वारा ये जारी की जाती है, देहरादून द्वारा ये जारी की जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इतनी चीज़ें आपको याद हुई। नेक्स्ट देखोगे आप कि भैया कौन से नंबर की थी, तो 18th नंबर की थी। कौन से नंबर की थी, 18th नंबर की थी। कौन से नंबर की थी, 18th नंबर की थी। ठीक है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र 77,073.44 वर्ग किलोमीटर है। मतलब आपसे मैंने बोला ना, वन कितना है, 77,073.44 किलोमीटर स्क्वायर कुल वन है, कुल वन है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25% भाग में, कितने परसेंट भाग में, 25% भाग में देखने को मिल रही है। ठीक है, वन सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के 52 जिलों को सम्मिलित किया गया है। कितने जिलों को भैया, 52 जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे हम कि भैया शीर्ष 5 वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 5 जिले जिसमें वन सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कौन से हैं भैया, आप देखो यहाँ पे पहले नंबर पे बालाघाट है, दूसरे पे छिंदवाड़ा है, तीसरे पे बैतूल है, फिर मंडला है, फिर श्योपुर है। ये 4-5 जिले आपको याद रखना है कि भैया BCB ऐसे याद रखोगे आप कि बालक चला छिंदवाड़ा। तो आप कैसे याद रखोगे, बालक से बालाघाट, छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा हो गया, और बा यहाँ पे आ रहा है तो बैतूल। बालक चला छिंदवाड़ा आप याद रखोगे। ये 3 जिले हैं भैया, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला और श्योपुर। 3 तो याद आपको रखना ही है, बालक, छिंदवाड़ा और बैतूल। बाकी 2 आपको एक्सेप्ट थोड़ा सा याद रख लेना। फिर सबसे कम देखोगे आप, सबसे कम कहाँ पे है, तो इस बार जो चेंज आया है तो आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। तो भैया सबसे कम जैसे अपन ने देखा, कहाँ देखा सबसे कम, देखो शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी, रतलाम। कैसे याद रखोगे भैया, कैसे याद रखोगे, शुआन। क्या याद रखोगे, शुआन। क्या याद रखोगे, शुआन। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लो, शाह भी याद रख लोगे तो सा से शाजापुर, ऊ से उज्जैन और आ से आगरमालवा। तो सा भी याद रख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, सा या साउआ। ठीक है, तो या फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल रहता है, इंग्लिश में याद रखो, सबसे सिंपल रहता है सुआ। क्या याद रखोगे, शुआ। ठीक है, तो शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा। ठीक है, ये डन रहा। ये सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे कम हो गया। कैसे कैसे याद रखा, सबसे ज़्यादा हमने याद रखा भैया BCB, या कैसे याद रखा, बालक चला छिंदवाड़ा, 12 है, बालक चला छिंदवाड़ा, बालक चला बैतूल भी याद रखो, छिंदवाड़ा बैतूल। तो यह हो गया सबसे ज़्यादा। सबसे कम कैसे याद रखा, सुआ, शाजापुर, उज्जैन और आगरमालवा, शुआ। ठीक है, अब देखोगे परसेंटेज वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ है, परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, उमरिया, बालाघाट, श्योपुर। कैसे याद रखोगे भैया, उत्तर ऐसे याद रखना, उमर बालक श्यो खा रहा है, कहाँ का खा रहा है, मंडला का। उमर बालक श्यो खा रहा है, कहाँ का खा रहा है, मंडला का। ठीक है, तो याद रखना, उमर से उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला। उमर बालक श्यो खा रहा है, कहाँ का खा रहा है, मंडला का खा रहा है। ठीक है, अब देखोगे इसके अलावा सबसे कम परसेंटेज आप देखोगे तो कैसे याद रखोगे, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा। यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि शाजापुर और उज्जैन में परिवर्तन हुआ है। जैसे हमने यहाँ याद रखा सुआ, तो U और S में चेंज हुआ है तो USA हो गया। देख रहे हो, USA हो गया। सेम है, बस USA देखना, USA कहाँ भैया, USA आप जाओगे अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका सबसे कम परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई भैया वन रिपोर्ट। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे, कुछ चीज़ें हैं कि 2021 की तुलना में वर्ष 2023 की वन रिपोर्ट में भिंड जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो आपसे पूछेगा कि भैया 2023 में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कौन से जिले में हुई है, तो भिंड जिले में हुई है, लगभग 81.07 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
दमोह जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी देखने को मिली है -85.29, मतलब आपसे देखोगे तो दमोह में कमी देखने को मिली है और भिंड में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे कि प्रदेश के वनों का घनत्ववार क्षेत्रफल आप देखोगे तो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 77,073 है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल 77,073 लगभग 25%। लेकिन आप देखोगे कि भैया जिसमें अति सघन वन, सामान्य सघन वन और खुले वन, ठीक है, तो अति सघन वन लगभग 2.28%, लगभग 7,021.31 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आप देखोगे सामान्य सघन वन 10.87%, 33,508.64 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी खुले वन देखोगे तो 36,000 लगभग 36,500 किलोमीटर हैं, 11.85%। तो आपको ये परसेंटेज जरूर याद रखना है कि भैया अति सघन 2.28, सामान्य सघन 10.87 और 11.85 खुले वन। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे भैया वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी दर्शाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो वन एवं वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा कमी किसने दर्शाई है? मध्य प्रदेश ने दर्शाई है। 612 किलोमीटर की कमी आई है हमारे यहाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से बांस का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। तो आपसे पूछेगा कि भैया बांस का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, बांस का एरिया कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, जो 20,421 वर्ग किलोमीटर। 2023-24 में सीजन में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आग की घटनाएं घटित होने वाला जिला रायसेन है। तो आपसे पूछेगा कि भैया सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं किस जिले में हुई हैं? तो रायसेन में हुई हैं। ठीक है, कार्बन स्टॉक वाले 3 शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ हैं। एपी, एमपी और सीजी। एपी, एमपी और सीजी। तो कौन से जिले सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर एमपी में। तो एमपी सेकंड नंबर पर कार्बन स्टॉक में है, तो यह हमें याद रखना है। मौसम में सबसे अधिक वनाग्नि घटनाएं उत्तराखंड में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में देखी गई हैं। जैसे अपने यहाँ सबसे ज़्यादा घटनाएं कहाँ पे हुई? रायसेन में है। ऐसे राज्य में देखोगे तो उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं। वनों के भीतर वृक्ष में साल का कुल आयतन सबसे अधिक है। तो कब सबसे ज़्यादा कितना कौन सा है भैया? सोरिया रोबस्टा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा साल वृक्ष सबसे अधिक देखने को मिल रही है। बाहरी वन क्षेत्र के वृक्ष में आम का योगदान सबसे अधिक है, 13.25% आम का, मैग्नीफेरा इंडिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य आप देखोगे तो मध्य प्रदेश सबसे फर्स्ट पे है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, 3 जिले सबसे ज़्यादा कौन कौन? एमपी, महाराष्ट्र और एमपी, एपी और महाराष्ट्र। एमपी, एपी और महाराष्ट्र देखने को मिल रहे हैं। भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी वन रिपोर्ट लगभग समाप्त हो गई है। अभी बचा है, अभी डेटा बचा है। अभी डेटा क्या बचा है? आप देखोगे भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के 25.17 भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। मध्य प्रदेश का 25% वो हमने पढ़ा था, लेकिन भारत की यहाँ पर रिपोर्ट है जिसमें कितना 8,27,357 25.17% कवर कर रहा है। ठीक है, इसमें वनावरण 7,15,343 है। वनावरण अभी इसी जगह मध्य प्रदेश का कितना था? 70,074 मध्य प्रदेश का था। 7,15,343 भारत का है। वृक्षावरण 1,12,014 है, 3.41% और 21.76% देखने को दोनों चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिल रही है। 1445 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखी। ठीक है, क्या देखा हमने भैया कि भैया 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है टोटल भारत में। ठीक, कितनी? 1445। अगर वनावरण में देखें तो 156, वनावरण में 156 किलोमीटर स्क्वायर किस चीज़ में? वनावरण में। और वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल कच्छ वनस्पति आवरण, कच्छ में कितना वनस्पति है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर कच्छ में वनस्पति देखने को मिल रही है। ठीक है, बांस धारित 1,54,670 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित है। बांस क्षेत्रफल जो है वो 1,54,670 है। मध्य प्रदेश में कितना था? हमने पढ़ा था 20,000 कुछ था मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 19 राज्यों केंद्र शासित में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत हैं। मतलब आप देखोगे तो 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है वनावरण के अंतर्गत कितने राज्यों में? 19 राज्यों में है। ठीक है, कार्बन स्टॉक भैया कितना है? कार्बन स्टॉक है हमारे यहाँ 85.5 मिलियन टन। 5 मिलियन टन, 7285.5 मिलियन टन हमारे यहाँ कुल कार्बन स्टॉक देखने को मिल रहा है, जो कि 81.5 बढ़ा है लास्ट टाइम से। ठीक है, लास्ट टाइम से भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुँच चुका है। इसके अलावा आप देखोगे तो भैया CO2 समतुल्य तक 30.4 बिलियन टन पहुँच चुका है। ठीक है,
वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद यूपी और फिर उड़ीसा है। वनावरण में अधिकतम वृद्धि देखोगे तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे वनावरण में, देखो वृक्ष और वन दोनों को देखेंगे तो छत्तीसगढ़, सिर्फ वन को देखोगे तो मिजोरम। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल भैया कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। हम ये अभी एमपी वाले में भी पढ़ चुके हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप में सबसे अधिक वनावरण है। मतलब आप देखोगे तो 91.33% सबसे ज़्यादा वनावरण है। अगर राज्य देखोगे तो मिजोरम में, मिजोरम में 85% लगभग देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे भैया RFAGW देखोगे, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र ग्रीन बॉक्स के भीतर वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य मिजोरम है। ठीक है। इसके अलावा बाहर क्षेत्र में तो गुजरात में देखी गई है वृद्धि। कुल वृक्षावरण में महाराष्ट्र राज्य का योगदान सबसे अधिक है। इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। कुल वृक्षावरण, सिर्फ वृक्षावरण देखो तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारी पूरी वन रिपोर्ट भी हो गई। हमने खनिज रिपोर्ट और वन रिपोर्ट हमने ये कंप्लीट कर ली। अब बढ़ेंगे हम कहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखो यार, मैं जल्दी जल्दी रीड कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही पढ़ के जाना है पेपर में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बस ये आपके रिवीजन के लिए है। जितनी ज़्यादा हो पा रही है हम भैया कर रहे हैं कोशिश, जितनी जल्दी हो सके वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। 30-35 पेज एक क्लास में, दूसरी मतलब 2 क्लास में आपको कंप्लीट करके दे रहे तथ्यमान। आपको सुनते जाना है। अगर आप इसको सुन के भी चले जाओगे तो आप क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। सुन के जरूर जाना है। ठीक है। अब देखते हैं हम भैया प्रमुख उत्सव एवं समारोह। उत्सव एवं समारोह आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुमार गंधर्व समारोह। कुमार गंधर्व समारोह कहाँ पे होता है भैया, देवास में होता है। कुमार गंधर्व कहाँ, देवास में। कुमार गंधर्व कहाँ, देवास में। बस एक बार रीड करो, कुमार गंधर्व कहाँ, देवास में। कुमार गंधर्व का संबंध भी देवास से देखने को मिलता है। अगर आपने एमपी पढ़ी होगी तो उसका संबंध भी देवास से। नव संवत्सर दिवस, हिंदू नववर्ष कहाँ पे, भोपाल में। नव संवत्सर दिवस अगर आपसे पूछे तो भोपाल में, या हिंदू नववर्ष। सिंधी भाषा दिवस भोपाल में, सिंधी भाषा दिवस भोपाल में। ठीक है। केशव जयंती समारोह, केशव जयंती समारोह हम पढ़ते हैं भैया ओरछा में है। केशव जयंती समारोह कहाँ, ओरछा में है। ठीक है। बलिदान दिवस तात्या टोपे, भैया तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है, तो बलिदान दिवस कहाँ मनाया जाएगा, शिवपुरी में। यादें इकबाल, यादें इकबाल भोपाल में। इकबाल एकेडमी कहाँ, भोपाल में। यादें इकबाल कहाँ, भोपाल में। मालवा उत्सव इंदौर में, मालवा उत्सव इंदौर में। मुक्ति संग्राम दिवस, मुक्ति संग्राम दिवस भोपाल में, मुक्ति संग्राम दिवस भोपाल में। डेट याद रख लें भैया 10 मई। देखो नव संवत्सर दिवस अगर पूछे तो 9 अप्रैल। सिंधी भाषा दिवस 10 अप्रैल। ठीक है। मुक्ति संग्राम दिवस 10 मई। ये जरूर जो सिंगल डेट है ये आप थोड़ा सा रीड कर लेना एक बार। ठीक है। परशुराम प्रकटोत्सव, आप पता है जानापा महू, चंबल नदी यहाँ से निकलती है तो ये महू में ही होगा। परशुराम प्रकटोत्सव। विश्व संग्रहालय दिवस कहाँ है भैया, 18 मई। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। बाल में फिल्म समारोह कहाँ पे, बाल फिल्म समारोह भोपाल में। बाल फिल्म समारोह कहाँ, भोपाल में। शहीद मेला रानी दुर्गावती बलिदान, शहीद मेला जो लगता है वो रानी दुर्गावती बलिदान पे है। अब रानी दुर्गावती के ऊपर है तो जबलपुर जाओगे, पता है ना। जब रानी दुर्गावती संबंध कहाँ से है, जबलपुर से है, तो शहीद मेला कहाँ पे, जबलपुर में। ज्योतिष सम्मेलन, ज्योतिष कहाँ संबंध भैया है, उज्जैन से। ज्योतिष सम्मेलन उज्जैन में। ठीक है। मानसून मैराथन पचमढ़ी, मानसून भैया सबसे अच्छा मतलब अगर देखोगे पचमढ़ी। तुलसी जयंती समारोह चित्रकूट, तुलसी जयंती कहाँ है भैया, तुलसी संग्रहालय भी आपको चित्रकूट में देखने को मिलता है। घुंघरू 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 महोत्सव या समारोह रीवा में। बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को घुंघरू, ये पूछ सकता है घुंघरू, तो घुंघरू रीवा में। ठीक है। आदरांचली, आदरांचली भोपाल में, आदरांचली भोपाल में। मध्य प्रदेश साहित्योत्सव अलंकरण जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है उस पर मनाया गया भोपाल में। साहित्योत्सव जो कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन भोपाल में मनाया गया। शहीद मेला शंकर रघुनाथ शाह वाला जबलपुर में। रानी दुर्गावती वाला भी जबलपुर में, शहीद मेला शंकर रघुनाथ शाह वाला भी जबलपुर में। पर्यटन दिवस आप देखोगे 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। राइडर्स इन द वाइल्ड, राइडर्स इन द वाइल्ड खजुराहो, पन्ना, पेंच, पानोगढ़, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी ऑप्शन के ऊपर। गांधी सागर महोत्सव मंदसौर गांधी सागर में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि रामायण मेला कहाँ भैया, भोपाल और चित्रकूट में। भोपाल और चित्रकूट में रामायण मेला देखने को मिल रहा है। मड़ई उत्सव मऊगंज में मनाया गया इस बार, बहुत थोड़ा सा याद रख लेना। मड़ई उत्सव मंडला लगा देते हो, डिंडोरी मंडला लगाते हो, तो मऊगंज में है इस बार। ठीक है। देखोगे नेक्स्ट देखोगे भैया, हाँ नेक्स्ट देखोगे नर्मदा उत्सव, नर्मदा महोत्सव कहाँ, नर्मदा कहाँ होगा, भेड़ाघाट जबलपुर में। ठीक है। फिर है पुतुल समारोह, पुतुल समारोह कठपुतली परंपरा पर है भोपाल में। ठीक है। पुतुल कहाँ पे, भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव चित्रकूट में, श्री रामलीला उत्सव कहाँ, चित्रकूट में। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कहाँ होगा भैया, भोपाल में होगा। कौन सा नंबर का है, 69 नंबर का है।
कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल कूनो में होगा, श्योपुर में, ठीक है। प्रकाश पर्व किसके लिए मनाया जाता है तो याद रखना गुरु नानक देव 15 नवंबर गुरु नानक देव कहाँ कब मनाया गया, पूरे प्रदेश में मनाया गया है ये। शहीद स्मरण अमर शहीद बिरसा मुंडा स्मृति में तो याद रखना डगडुआ उमरिया, 3 हो गए, शहीद मेला 2 हो गए, एक शहीद स्मरण हो गया बिरसा मुंडा के रूप में डगडुआ उमरिया में। निमाणोत्सव महेश्वर खरगोन। फिर आते हैं जल महोत्सव, वर्ष 2014 में 24 में नहीं हुआ है ये, हरवंतिया खंडवा में होता है, वर्ष 2024 में नहीं हुआ है। फोर्सेज जो है ट्रेल रन है वो कहाँ पे, सतपुड़ा में है, सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है उसमें पचमढ़ी नर्मदापुरम वाले एरिया में देखने को मिल रहा है। महाबोधि उत्सव सांची बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो सांची में ही होगा। भोज समारोह धार में, ठीक है। नेक्स्ट है आदि विद्रोही स्वाधीनता संग्राम एवं जनचेतना केंद्र पे है, भोपाल में है। कहाँ पे है, भोपाल में है। उन्मेष कहाँ पे है भैया, भोपाल में। उन्मेष कहाँ पे है, भोपाल में है। इंदल कहाँ है भैया, इंदल बड़वानी कहाँ है, इंदल बड़वानी में है। कहाँ है तो इंदल समारोह कहाँ भैया, इंदल कहाँ है भैया, इंदल कहाँ है, मटली बड़वानी में इंदल समारोह। पचमढ़ी उत्सव देखोगे तो पचमढ़ी में। गढ़कुंडार निमाड़ी में, ये किला भी है गढ़कुंडार का। ओंकार भोपाल में, ओंकार नहीं है, ओंकारेश्वर नहीं है, ओंकार तो भोपाल में है, ठीक है। राग अमीर खान सुना है, इंदौर वाली, उसके ऊपर है। ताप्ती महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यार डबल टिक लगा लो भैया, मुल्ताई बैतूल में मनाया जा रहा है। बैजू बावरा समारोह भोपाल में। और निर्झणी महोत्सव नर्मदा तट पर निर्झणी मनाया जा रहा है, ठीक है। ये आपके मैंने बोला ना ताप्ती उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ताप्ती महोत्सव जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो आपको ये याद रख लेना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपके पूरे समारोह हो गए, 3 टॉपिक हमारे समाप्त हो गए। 3 टॉपिक कौन कौन से भैया, खनिज समारोह और वन रिपोर्ट, 3 टॉपिक समाप्त, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6वें पेज पे आ गए। देखो आज के 35 करना है हमें आज की क्लास में, ठीक है। 35 करना है क्योंकि 2 क्लास में हमें इसको समाप्त करना है। 35 करके हम इसको छोड़ देंगे, अगली क्लास में फिर 35 करेंगे। अब देखोगे 6वें पेज में आ गए हैं, बाघ गणना। कौन सी गणना, बाघ गणना हुई है जो 2022 में हुई है। उसमें मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं, कौन से नेशनल पार्क में कितने बाघ हैं, सबसे ज़्यादा कौन से नेशनल पार्क में है, तो ये हमें इसमें देखना है। आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है भैया, 29 जुलाई को। इसी दिन ये बाघ की रिपोर्ट आती है, कब, 29 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व से बाघ गणना सार्वजनिक की गई। कहाँ से भैया, कार्बेट, जिम कार्बेट है ना उत्तराखंड का, वहाँ से ये सार्वजनिक की गई, ठीक है। किसके द्वारा की गई भैया, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा इसको पब्लिक किया गया। 2022 की गणना के अनुसार आप देखोगे कि बाघों की कुल संख्या कितनी है, 3682। कितनी है, 3682 है कुल संख्या। तो आपसे पूछेगा कि कुल संख्या कितनी है, 3682 है। कितने राज्यों में, 19 राज्यों में। कितने, 19 राज्यों में, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे पिछले कब थी, पहले कितनी थी, 2967 थी, तो ये हमें कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की। कितने % वृद्धि हुई, आप देखोगे कितने % वृद्धि हुई, तो 24% की वृद्धि देखने को मिल रही है। 24% की वृद्धि देखने को मिल रही है, 3682 हो गई है। अगर हम किसी एक टाइगर रिजर्व की बात करें तो देश में सर्वाधिक टाइगर कार्बेट टाइगर रिजर्व में ही मौजूद हैं। जिम कार्बेट में ही सबसे ज़्यादा टाइगर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक संख्या बांधवगढ़ में है। तो आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, तो बांधवगढ़ में। कहाँ पे भैया, बांधवगढ़ में है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, बांधवगढ़ में है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई याद अपने को। नेक्स्ट देखो मध्य प्रदेश में 2022 की गणना के अनुसार कुल बाघों की संख्या 785 है। मध्य प्रदेश में कितने बाघ, 785 बाघ हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाघ की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में वो 3 बार टाइगर स्टेट का दर्जा मिल चुका है। कितने बार, 3 बार, ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा 2006, 2018 और 2022 में प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। 2010 एवं 14 में टाइगर स्टेट का दर्जा कर्नाटक के पास था। 2010 और 14 में 4 साल में रिपोर्ट आती है। 10 और 14 में कर्नाटक के बाद और 3 साल मध्य प्रदेश, मतलब 5 रिपोर्ट आई हैं, जिनमें से 3 बार मध्य प्रदेश, 2 बार कर्नाटक देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे भैया 2006 से 2022 तक भारत में बाघों की संख्या आपको देख रहे 3682, 2022, 2006 में 1411 थी, 14 दूनी 28, 14 मतलब 3 गुना, लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है, 2.5 गुना की, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट देखोगे आप तेंदुआ रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट, तेंदुआ रिपोर्ट।
तेंदुए रिपोर्ट में देखोगे कि भैया केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में 29 फरवरी, वो 29 जुलाई है, ये 29 फरवरी है, 29 फरवरी के दिन ये रिपोर्ट जारी हुई। कब? 29 फरवरी 2024 को। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की आबादी 13,874 है। 13,874 कितनी? 13,874। ठीक है। पहले कितनी थी? 12,852। इसमें लगभग कितनी वृद्धि हुई? 1,022 तेंदुओं की 7.95% की वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है। देश में तेंदुओं की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पन्ना टाइगर रिजर्व और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं तेंदुए? तेंदुए कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा? तेंदुए सबसे ज़्यादा कहाँ? पन्ना और कहाँ? कूनो। तो याद रखना है, पन्ना और कूनो में सबसे ज़्यादा तेंदुए देखे गए हैं। दोनों ही क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इसलिए डबल स्टार इसमें लगाना बनता है। ठीक है, ये हो गया। देश में सबसे अधिक तेंदुए आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व में पाए गए। देश में सबसे अधिक तेंदुए नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व में पाए गए। ये समझ में नहीं आया? अगर सबसे अधिक मध्य प्रदेश के पन्ना में है तो ये सबसे अधिक तेंदुए आंध्र प्रदेश के नागार्जुन टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। देश में तेंदुए की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछे, जनसंख्या घनत्व तो मध्य प्रदेश के पन्ना और कूनो में है, और जनसंख्या कहाँ पे है? तो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व में। देश में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या नागार्जुन बताया टाइगर रिजर्व में है। संख्या की दृष्टि में देश में दूसरा स्थान पन्ना टाइगर रिजर्व को है। तो आपसे पूछेगा कि घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ भैया? तो घनत्व पन्ना और कूनो। अगर आपसे पूछेगा जनसंख्या, संख्या मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या पूछेगा तो नागार्जुन सागर। ठीक है। संख्या में सेकंड नंबर पे पन्ना आता है, तो दूसरे नंबर पे पन्ना है। ठीक है, ये घनत्व वाला हो गया। इसके अलावा आप देखोगे इस गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या पन्ना टाइगर रिजर्व में मौजूद है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना में है। इसके बाद सतपुड़ा है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है। सबसे ज़्यादा पन्ना में है, इतना में याद रखना है। IUCN रेड लिस्ट द्वारा तेंदुओं को मतलब वल्नरेबल के रूप में, असुरक्षित के रूप में घोषित किया गया है। अब भैया 3907 तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में। कितने? 3907 तेंदुए मध्य प्रदेश में है, जो कि सर्वाधिक हैं। इसलिए हम मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट भी घोषित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट घोषित किया जा चुका है। ठीक है, टाइगर स्टेट के साथ तेंदुआ स्टेट भी घोषित किया जा चुका है। ये हो गई हमारी दोनों रिपोर्टें, बाघ का बढ़ना और तेंदुआ रिपोर्ट। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट कि भैया ये देखोगे आप कि भैया कितनी मृत्यु दर है। अब देखो, इसका एक नया डेटा भी मैंने आपको भेजा है ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाओ। इसका नया डेटा भी मैंने आपको भेजा है, उसको देख लो। मेरे हिसाब से उसको देख लो पहले। इसको हम अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं? अभी छोड़ रहे हैं। उस डेटा को आप देख लो थोड़ा सा। अगर मैं भी उसको देख लूँगा एक बार कि अगर वो चेंज हुआ है इससे, तो अपन उसको पढ़ेंगे। अगर ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने एकदम कंफर्म याद नहीं कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वैसे नई रिपोर्ट है वो, नया डेटा आया है वो 2023 वाला, 2022 से 23 वाला। एक मिनट रुकना, मैं देख ही ले रहा हूँ। मैं देख ही ले रहा हूँ उसको। तो भैया हाँ, इसकी नई रिपोर्ट आई है, याद रख लेना। इसकी नई रिपोर्ट आई है। क्या करेंगे? इसकी नई रिपोर्ट आई है, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। क्योंकि इसकी SRS 2023 रिपोर्ट आ चुकी है। SRS 2021, माफ़ करना, SRS 2021 मैं आपको थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा हूँ इसको, कोशिश करके इसको मैं थोड़ा सा दिखाई दे रहा हूँ। इसको हम जिसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये SRS 2021 की रिपोर्ट ही आ चुकी है। इसको आप देख सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा। हाँ, इसको पढ़ ही ले रहे हैं थोड़ा सा कि कुल प्रजनन दर 2 हो गई है हमारी देश की। कितनी? 2 हो गई है। जन्म दर 19.3 हो गई है। 19.3 हो गई है। देखो यार, ये डेटा नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि मई में ही जारी हुई है। ये डेटा नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से इसको अभी आप नहीं पढ़ो, बढ़िया एग्जाम दे आओ, उसके बाद आप देखो। क्योंकि मई में ही आई है, तो आप मई में तो पेपर बन चुका होगा। फिर भी आपको अगर देखना है तो एक बार देख लो भैया कि जन्म दर 19.3, मृत्यु दर 7.5, शिशु मृत्यु दर 27 हो गई है, नवजात मृत्यु दर 19 हो गई है, 5 वर्ष से कम मृत्यु दर 31 हो गई है, मातृ मृत्यु अनुपात 93 हो गया है, जन्म पर लिंगानुपात 913 हो गया है, लड़कियां 913, लड़के 104, संस्थागत प्रसव 91.1, महिला औसत विवाह 22.5 वर्ष हो गई है, कार्यशील आयु 66.2% हो गई है, वरिष्ठ नागरिक 60% से अधिक 9% है, और किशोर कितने हैं? 24.8% है। इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा होगा, लेकिन ये अभी एग्जाम में आपके नहीं आएगा, तो आप इस पर ध्यान थोड़ा कम दें, है ना। इस पर ध्यान आप थोड़ा सा कम दें। आप ध्यान दें भैया
इस पे, ठीक है, आप ध्यान दें इस पे। तो आप एक बार इसको रीड जरूर कर लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है भैया, क्योंकि पुराने डेटा से ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। देश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर 43 है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर 43, ठीक है। देश में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर केरल में है 6 है टोटल। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर ग्रामीण आप देखोगे तो 47 है और शहरी 30 है। तो 47 आप देखोगे ऐसे बनाना, 43 टोटल है, जिसमें से 47 तो ग्रामीण है और 30 है शहरी, 30 है शहरी। तो ये आप दो चीज़ें देख लेना। नेक्स्ट है जन्म के समय लिंगानुपात, जैसे अभी हमने नया पढ़ा वो 913 हो गया है, लेकिन उस टाइम पे कितना था, 907 था। कितना था, 907 था। देखोगे देश में ग्रामीण लिंगानुपात 907, 910 शहरी लिंगानुपात। सबसे अधिक केरला का 974, सबसे कम 844 उत्तराखंड का। मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 919, कितना, 919। मध्य प्रदेश में ग्रामीण 908 और शहरी 960, 8 और 60, ठीक है, 19, 8, 60। 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर आप देखोगे तो आप देखोगे भैया 2020 में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशु की मृत्यु दर 32 हो गई, यह 2019 में 35 थी, अभी और कम हो गई। देश में सर्वाधिक अंडर 5 शिशु मृत्यु दर आप 51 मध्य प्रदेश में सबसे अधिक देखने को मिल रही है। अंडर 5 शिशुओं की मृत्यु दर 56 है मध्य प्रदेश में ग्रामीण में, 33 में शहरी में देखने को मिल रही है। मात्र मृत्यु अनुपात आप देखोगे तो जो पहले 335 हुआ करता था, 335 था, जो वर्ष 2018 से 20 में घटकर 173 हो गया है, 173 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे कुल प्रजनन दर, तो सर्वाधिक देखो टोटल 2020 में 2 हो गई है, कितनी हो गई है, 2 हो गई है, 2 अभी भी है शायद ये, ठीक है, अभी भी है TFR, अभी भी है 2। सर्वाधिक प्रजनन दर बिहार में है 3, न्यूनतम प्रजनन दर दिल्ली, तमिलनाडु और बंगाल में 1.4 है। मध्य प्रदेश में 2.6 है भैया, याद रखना, 2.6 मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में प्रजनन दर ग्रामीण 2.8 और शहरी 1.9 देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आप देख लो थोड़ी सी जनसंख्या की भैया 15 से 59 67.1 है, और 10 से 14 आप ये देखने को मिल रहे हैं 9%, और 5 से 9 8.3, 0 से 4 7.5 और 60 प्लस 8.1% देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम अलग से क्लास इसकी हुई है, हमारी इसकी क्लास अलग से हुई है, तो उस क्लास को भैया देख लेना। तो भैया देखो ये बहुआयामी करीबी सूचकांक की हम भैया पूरी क्लास एक तरफ से अकेले डाल चुके हैं, तो ये हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। आप उस क्लास को जाके देखो एक बार, है ना, उस क्लास को आप जाके देखो। तो ये वाला टॉपिक हमने कट कर दिया। इस क्लास को आप देखोगे, हमने जो मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक वाली प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको ये पहली क्लास ही ये वाले टॉपिक की मिल जाएगी, ठीक है। उसमें हमने पूरी क्लास में ही इस टॉपिक को बताया है, ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया, ये ठीक है, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया भैया। अब देखोगे आप यहाँ पे कि फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन से, मतलब आपको देखना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है। इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश करंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश करंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे आप कि चावल में आप देखोगे तो चावल में प्रथम स्थान पे है तेलंगाना। कौन है, प्रथम स्थान पे है तेलंगाना। पहली रैंक पे कौन है भैया, चावल में तेलंगाना है, ठीक है। गेहूं में आप देखोगे तो गेहूं में उत्तर प्रदेश है, गेहूं में उत्तर प्रदेश पहली रैंक पे है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भैया देखोगे आप तो उत्तर प्रदेश में गेहूं में, और सेकंड रैंक पे यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। तो गेहूं में मध्य प्रदेश की रैंक, MP सेकंड है, MP सेकंड है गेहूं में, ठीक है। पहला कौन है भैया, यूपी, पहला यूपी है। चावल में तेलंगाना है, ठीक है। अब आओगे नेक्स्ट मक्का में, मक्का में फर्स्ट तो कर्नाटक है, फर्स्ट कौन है, कर्नाटक है। थर्ड है MP, थर्ड मक्का में कौन है, MP, थर्ड रैंक पे मक्का में MP है, ठीक है। मोटे अनाज में देखोगे तो मोटे अनाज में भी थर्ड पे है, राजस्थान फर्स्ट में है। तो मोटे अनाज में थर्ड पे मध्य प्रदेश, फर्स्ट पे राजस्थान है। मक्का में आप देखोगे तो मक्का में मध्य प्रदेश थर्ड पे है, कर्नाटक फर्स्ट पे है। आप देखोगे तुअर दाल, तो तुअर या यही तूर है बोलते हो, कर्नाटक फर्स्ट पे है। कौन है, कर्नाटक फर्स्ट पे है। चना में देखोगे तो चना में मध्य प्रदेश पहली रैंक पे है। कौन है मध्य प्रदेश में, देखो चना में पहली रैंक पे मध्य प्रदेश है। और दलहन में, दलहन या दाल, कुल दालें या दलहन, तो इसमें भी पहली रैंक पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। दोनों में, दलहन और चना में, दोनों में मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में देखोगे, कुल खाद्यान्न जो खाने वाली फसलें हैं उसमें उत्तर प्रदेश पहले पे है और सेकंड पे मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है खाद्यान्न में। मूंगफली में आप देखोगे, मूंगफली में गुजरात पहले नंबर पे है और मध्य प्रदेश सेकंड रैंक पे है। MP थर्ड पे है, MP थर्ड पे है, और मूंगफली में पहले पे कौन है, गुजरात पे है। सरसों एवं रेपसीड में मध्य प्रदेश थर्ड पे है
और राजस्थान फर्स्ट पे है। तो मूंगफली और सरसों एवं रेपसीड में मध्य प्रदेश थर्ड पे देखने को मिल रहा है। सोयाबीन में फर्स्ट पे है, सोयाबीन में फर्स्ट पे है मध्य प्रदेश। सूरजमुखी में देखोगे तो कर्नाटक फर्स्ट पे है, ठीक है। कुल तिलहन, तिलहन में कौन है भैया, तेल जिससे तेल निकलता है, मध्य प्रदेश सेकंड रैंक पे है, राजस्थान पहले रैंक पे है। गन्ना में देखोगे तो उत्तर प्रदेश, कपास में गुजरात और जूट में पश्चिम बंगाल देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको रैंक जिसमें मध्य प्रदेश खासकर है वो आपको याद रखना ही रखना है। जैसे चावल में तेलंगाना फर्स्ट है, गेहूं में मध्य प्रदेश सेकंड पे है, मक्का और मोटे अनाज में थर्ड में है, ठीक है। चना में और कुल दालें में मध्य प्रदेश पहले पे है, कुल खाद्यान्न मध्य प्रदेश सेकंड पे है। मूंगफली और सरसों रेपसीड में थर्ड रैंक पे है मध्य प्रदेश, सोयाबीन फर्स्ट पे है, ठीक है। बाकी देखोगे कुल तिलहन में सेकंड रैंक पे है। तो ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब देखने को मिल रहे हैं भैया एसडीजी इंडेक्स, ये भी हम अलग से क्लास भैया एमपी इकोनॉमी वाला पोर्शन देखना, एमपी इकोनॉमी वाला पोर्शन देखना। उस क्लास में हमने सेकंड क्लास है उसकी, जो प्ले लिस्ट में जाओगे उसमें हमने ये एसडीजी को पढ़ाया हुआ है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, डन। अब आएंगे हम जीआई टैग्स, मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 6 में डायरेक्टली सिलेबस में दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा नहीं है उसमें, इसलिए हम इसमें पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने उसमें पढ़ा नहीं है, ठीक है, डन। तो अपन पढ़ते हैं इसमें। देखो मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक में आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे तो जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक किसी भी उत्पाद के लिए प्रतीक चिन्ह के समान, मतलब एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, उसको हम जीआई टैग बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर यह टैग वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जो एक्ट था, कौन सा जीआई टैग एक्ट है, उसके तहत 1999 में जो एक्ट था उसके तहत 2003 में इसको सितंबर 2003 में लागू किया गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। कब? 2004 में। इसको दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया। 2005-6 में मध्य प्रदेश में सबसे पहले चंदेरी की साड़ी को जीआई टैग दिया गया। तो पहला भारत में दार्जिलिंग की चाय और मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे देखोगे तो आगे बढ़ेंगे हम कि भैया स्टार्ट से जिले वाइज देखोगे तो जिले वाइज आप बढ़ोगे जीआई टैग्स में। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप यहाँ पे देख रहे हो मुरैना में आप देखोगे तो गजक है। कौन है? गजक है, ठीक है। इस तरह भी याद रख सकते हो। मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ आपको, देखो पहले नंबर का तो 2005-6 में आपने पढ़ लिया चंदेरी की साड़ी है, तो एक तो अपना कंप्लीट हो गया कि 2005-6 में चंदेरी की साड़ी को जीआई टैग दिया गया, ठीक है, पहला हो गया। अब 2005-6 के बाद आप जब देखोगे तो दूसरा ईयर जो पढ़ोगे 2005-6 में ये चंदेरी साड़ी हो गया, ठीक है, 2005-6 में चंदेरी साड़ी हो गया। अब देखोगे आप 5 के बाद 8, इसके अलावा 8 के बाद आप पढ़ोगे 5 के बाद 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। बाकी 5, 8, ठीक है, 8 3 साल बढ़ा दिया हमने इसमें, ठीक है। 8 के बाद आप पढ़ोगे 12, 8 के बाद 12। तो आप देखोगे यहाँ पे कि भैया 2005 से 3 बढ़े 2008, फिर 4 बढ़े 2012, 4 बढ़े 2012। तो आपने ये 3 बढ़ा दिया यहाँ पे 2008 और 4 बढ़ा दिया 2012। तो आप देखोगे तो 2005-6 में चंदेरी हो गई, 2008-9 में चमड़े के खिलौने जो कि इंदौर में है, और बेल मेटल बेयर जिसको हम बोलते हैं क्या, हस्तशिल्प है ये बेल मेटल, ये दतिया टीकमगढ़ को संयुक्त रूप से दिया गया है 2008-9 में ही। बाघ प्रिंट आप ऐसे याद रखोगे कि बाघ का चमड़ा मेटल का 2008-9 में बाघ का चमड़ा मेटल का, ठीक है। 3 हो गए 8-9 में। 12 में देखोगे तो भैया महेश्वर की साड़ी पहना दो, 12 में महेश्वर की साड़ी पहना दो, जो कि कहाँ पे है, महेश्वर खरगोन में ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपके ये हो गए, इतने कंप्लीट हो गए, जिसमें गोला लगा दूँ इतने आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, ये हो गए। अब आओगे आप कि भैया 12 तक आ गए, 12 से आप जाओगे सीधे, 12 के बाद आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा 14-15, 12 के बाद 2014-15, 12 के बाद 14, फिर 14 के बाद 18, ऐसे याद रखो। 12 के बाद 14, 12 के बाद 14, 14 के बाद 18, 12 के बाद 14, 14 के बाद 18। 14 में आपको रतलामी सेब देखने को मिल रहा है जो कि रतलाम में है, और 18 में कड़कनाथ मुर्गा जो कि झाबुआ जिले का फेमस है, ठीक है। 14 के बाद 18, 18 के बाद देखोगे आप 18 के बाद 22, 12, 14, 18, 22, 12, 14, 18, 22, 12, 14, 18, 22। तो 12, 14, 18, 22 आप देखोगे तो 22 में में बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको, 22 में बहुत सारे, 21 भी देखने को मिल रहा है। 21 देखोगे तो आप चिन्नौर के चावल,
21 में चिन्नौर के चावल। 22 में आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा, बालाघाट का चिन्नौर का चावल हो गया 21 में, 22 में बहुत सारे। अब देखना 22 में कौन कौन से। गौड़ पेंटिंग, गौड़ पेंटिंग कहाँ भैया? डिंडोरी। गौड़ पेंटिंग कहाँ? डिंडोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे बाघ प्रिंट, ठीक है, हो गया। सरबती गेहूँ सीहोर, सरबती गेहूँ सीहोर कृषि उत्पाद है, ठीक है। इसके अलावा 22-23 में बटिक प्रिंट उज्जैन का है, बटिक प्रिंट उज्जैन का है। गजक मिलेगा आपको मुरैना का। हस्त निर्मित कालीन, जो कालीन है ना वो ग्वालियर की, ठीक है। 22-23 में ही रीवा का सुंदरजा आम देखने को मिलेगा। टिंडोरी का लौह शिल्प देखने को मिलेगा। हैंडलूम साड़ियाँ बालाघाट की देखने को मिलेंगी और पत्थर शिल्प संगमरमर जो है वो जबलपुर का देखने को मिलेगा। 23-24 में एक देखने को मिलेगा भैया, 23-24 में आपको एक देखने को मिलेगा रियावन की लहसुन, जो कि रतलाम की फेमस है, ठीक है। तो ये आपके जीआई टैग हो गए, पूरे जीआई टैग हो गए। संयुक्त रूप से आप देखोगे तो भैया महुआ दिसावरी पान, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त रूप से है। बुंदेलखंड कठिया वाला गेहूँ, जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का है। नागपुरी संतरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संयुक्त रूप से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट जीआई टैग्स हो गए। अब देखोगे आप भैया राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजनाएं, जो नदी लिंक परियोजनाएं हैं जो चालू की गई हैं उनको पढ़ोगे आप भैया। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदी लिंक परियोजनाएं हैं जो अभी निर्माण हुआ है, जिनको अभी मिक्स की मतलब जोड़ा गया है, दोनों नदियों को जोड़ा गया है, वो कौन कौन सी हैं। तो आप देखोगे पहली, आप देखो 1980 में ये योजना तैयार की गई थी लगभग, ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। एक अंतर्वेशन जल, ये छोड़ दो। मतलब क्या होता है कि जहाँ बाढ़ आती है उसको, जहाँ सूखा होता है उन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। इस तारतम्य में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 25 दिसंबर 2014 को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती में, कौन सी जयंती में? 100वीं जयंती में 25 दिसंबर 2014 को जो सुशासन दिवस मनाते हैं उस टाइम पे 44,600 करोड़ की लागत वाली देश की पहली केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास कहाँ पे किया? खजुराहो से। 25 दिसंबर 2024 में इसका शिलान्यास किया। केन बेतवा लिंक परियोजना आप देखोगे, केन बेतवा लिंक परियोजना देखोगे तो भैया केन और बेतवा को आपस में जोड़ा, ये पता है। पहली नदी जोड़ परियोजना है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, ये भी ठीक है। आप देखोगे केन बेतवा लिंक, केन बेसिन के अधिशेष को, मतलब केन बेसिन में बाढ़ आती है जो, उसको हम बेतवा बेसिन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का संयुक्त रूप से है। परियोजना के तहत डैम एवं बैराज का निर्माण किया जाएगा। कौन कौन से डैम भैया? दोधन बांध और मकोड़िया बांध, 2 बांधों का निर्माण किया जाएगा। विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 130 मेगावाट ऊर्जा, जिसमें 130 मेगावाट जल ऊर्जा, 103 जल ऊर्जा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा देखने को मिलेगी। लाभान्वित जिले, ये ठीक है, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, दतिया, सिवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन। ये मतलब आपको ये जरूर याद रखना है कि डैम 2 है, मकोड़िया, दूधन। और विद्युत ऊर्जा में आप देखोगे तो 130, इसका बजट देखोगे तो 44,600 करोड़ रुपये इसका बजट है, ठीक है। 25 दिसंबर 2024 को इसकी घोषणा की गई। नेक्स्ट देखोगे आप भैया पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। पार्वती और कालीसिंध मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त है। इसमें ज्ञापन कब आया भैया? 28 जनवरी 2024 को। इसमें ज्ञापन में हस्ताक्षर हुए, अभी चालू नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, दूसरा है, क्योंकि पहला ये वाली है। इसमें क्या है कि भैया कालीसिंध के अधिशेष को चंबल बेसिन में पहुंचाना, चंबल के अपर चंबल बेसिन में पहुंचाना, ठीक है। मालवा अंचल के कई जिलों में कृषि हेतु सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी, ठीक है। डैम का निर्माण कौन कौन से भैया? कुंडलिया डैम, मोहनपुरा डैम और पाटनपुरा डैम, 3 डैमों का निर्माण किया जाएगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखोगे आप लोकसभा के चुनाव। क्या देखोगे? लोकसभा के चुनाव, जो मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इनको आप देखोगे इसमें, ठीक है। नवगठित मंत्रिमंडल वगैरह है इसमें, ठीक है। अब एक काम करो, पहली चीज़ तो इसको अभी छोड़ दो आप, इसको आप अभी छोड़ दो। इसको हम पढ़ेंगे कब? लास्ट में। इसको हम जब पूरी करंट अफेयर्स हो जाएगा ना हमारा, तब इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में एकदम, जब हमारी पूरी करंट अफेयर्स हो जाएगी। अभी हम पढ़ेंगे सीधे चर्चित व्यक्तित्व में, क्योंकि जो एपी का सिलेबस है ना, एपी का सिलेबस आप देखोगे तो उसमें चर्चित व्यक्तित्व वाला टॉपिक डायरेक्टली सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। चर्चित व्यक्ति वाला टॉपिक है वो डायरेक्टली सिलेबस में दिया हुआ है, मतलब वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। ये भी हम पढ़ेंगे, छोड़ नहीं रहे हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो हम पढ़ेंगे पहले नंबर ये कि चर्चित नियुक्तियाँ कौन कौन सी हुई हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। चर्चित नियुक्तियाँ हो गई, व्यक्तियों का निधन देख लोगे आप यहाँ पे, ठीक है, व्यक्ति देख लोगे चर्चित, ये हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और भाई देखो, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, इसलिए हम कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसको ज़्यादा दे रहे हैं। किसको? इंपॉर्टेंस इसको ज़्यादा दे रहे हैं, पढ़ेंगे उसको भी हम, ठीक है। अब देखते हो भाई चर्चित नियुक्तियाँ आप देखोगे, चर्चित नियुक्तियों में आप सबसे पहले देखोगे कि मनोज कुमार श्रीवास्तव। कौन भैया? मनोज कुमार श्रीवास्तव का नाम याद रखना आपको। किसका नाम याद रखना है?
मनोज कुमार श्रीवास्तव। क्यों याद रखना है भैया? इनको राज्य निर्वाचन आयोग है ना, जो मध्य प्रदेश का, किसका राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका इनको अध्यक्ष चुना गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया है, बस याद रखना है, अध्यक्ष नहीं, राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अभी कितने, 6 और 66 वर्ष के लिए, 6 साल और 66 वर्ष, मतलब मैक्सिमम 66 वर्ष और 6 सालों के लिए इनको मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का निर्वाचन आयुक्त चुना गया है। कब चुना गया भैया? 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो पहले हो गए मनोज कुमार श्रीवास्तव। दूसरे हैं न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ। कौन है भैया? सुरेश कुमार कैथ। तो सुरेश कुमार कैथ कौन है भैया? हमारे चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है? सुरेश कुमार कैथ। 28वें नंबर के हैं, 28 नंबर के हैं। कहाँ से संबंधित रखते हैं भैया? हरियाणा से इनका संबंध देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है भैया अनुराग जैन। कौन है? अनुराग जैन। अनुराग जैन ये हमारे 35 नंबर के सचिव हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन। तो आपको ये याद रखना है, ये बीरा राणा जी का, श्रीमती बीरा राणा जी का स्थान लेंगे, जो पहले इसके पद में थी, जो कि सेकंड महिला थी। याद रखना, निर्मला बुच के बाद सेकंड महिला थी बीरा राणा, उनका स्थान लेंगे अनुराग जैन जी। ठीक है, नेक्स्ट है विजय यादव, श्री विजय यादव, जो कि मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त बने हैं। मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त बने हैं, याद रखना। मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त कौन बने हैं भैया? श्री विजय यादव। इनका संबंध बालाघाट जिले से देखने को मिल रहा है, बालाघाट जिले से इनका संबंध देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया, नेक्स्ट व्यक्ति हैं यहाँ जो सत्येंद्र कुमार सिंह, श्री सत्येंद्र कुमार सिंह। सत्येंद्र कुमार सिंह को अभी लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, जो कि 8th नंबर के हैं। 8th नंबर के लोकायुक्त किसको नियुक्त किया गया? सत्येंद्र कुमार सिंह को। ये हमें याद रखना है। लोकायुक्त की नियुक्ति आप देखोगे तो लोकायुक्त की नियुक्ति जो देखोगे तो राज्यपाल महोदय द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष से परामर्श के उपरांत इनकी नियुक्ति होती है। तो ये हमें याद रखना है। सत्येंद्र कुमार सिंह कौन बने? लोकायुक्त बने। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति देखोगे तो भैया ठीक है, वो जरूरत नहीं है, जब सूचना आयोग पढ़ोगे तो उसको तो पढ़ ही लोगे। कैलाश मकवाना कौन है? कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के 32 नंबर के डीजीपी बने हैं। कौन? कैलाश मकवाना डीजीपी बने हैं, जिनका संबंध कहाँ से? उज्जैन से है। जिनका संबंध कहाँ से है? उज्जैन से है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मुख्य नियुक्तियां हो गई। इसके अलावा आप देखोगे कुछ पदाधिकारी देखोगे तो सबसे पहले तो भैया RCPB नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय एकेडमी, नरोन्ना एकेडमी भैया, उनके कौन महानिदेशक कौन है? तो JN कांसोटिया यहाँ के महानिदेशक देखने को मिल रहे हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर कौन है? संतोष सिंह। और भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र। संतोष सिंह इंदौर के पुलिस कमिश्नर है, हरिनारायण चारी मिश्र भोपाल के कमिश्नर है। मध्य प्रदेश वित्त एवं विकास निगम की अध्यक्ष कौन है? निर्मला भूरिया। मध्य प्रदेश वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? निर्मला भूरिया। ठीक है, IIM इंदौर का प्रबंधन निदेशक कौन है? प्रोफेसर हिमांशु राय। मतलब IIM जो इंदौर में है उनके निदेशक कौन है? हिमांशु राय। गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी। जो गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी और राजीव त्रिपाठी इनके प्रोफेसर कुलगुरु हैं। हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह। ठीक है, कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान। मध्य प्रदेश जनसंपर्क के आयुक्त सुदाम खाड़े। ठीक है, प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय अवधेश प्रताप सिंह। विधानसभा सचिवालय के सचिव कौन है? अवधेश प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश महाधिवक्ता प्रशांत सिंह। कौन है? प्रशांत सिंह। मध्य प्रदेश प्रधान महालेखाकार जो ग्वालियर में है वो रविंद्र पत्तार। कौन है? रविंद्र पत्तार। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के अध्यक्ष कौन है? मोहन यादव, क्योंकि मुख्यमंत्री होते हैं। अगर आपसे पूछे इनका मुख्यालय जो पेपर में आ चुका है डायरेक्टली, तो भोपाल में इसका मुख्यालय देखने को मिल रहा है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है वो लोकेश शर्मा। कौन है? लोकेश शर्मा। निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पूछे तो सुखबीर सिंह। कौन है? सुखबीर सिंह। अब भैया MPPSC के अध्यक्ष बताने लायक है क्या भैया? राजेश लाल मेहरा, याद होंगे आपको। पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया। बाल संरक्षण आयोग द्रवेंद्र मौर्य। कौन है? द्रवेंद्र मौर्य। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, एक चीज़ और बता दूं, ये बाल संरक्षण आयोग है, एक बार इसको आप देख लेना, शायद इसके चेंज हुए हैं, एक बार आप उसको सर्च करके देख लेना। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष मोहन यादव। मानव अधिकारी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोहर ममतानी। इसके अलावा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया। तो ये आपको
ये याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम ब्रांड एम्बेसडर में। कहाँ आते हैं? ब्रांड एम्बेसडर में कौन कौन हमारे मध्य प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव की स्टेट आइकन जो देखने को मिल रही हैं वो मिल रही है संजना सिंह। कौन देखने को मिल रही है? संजना सिंह। कौन देख रहे हैं? संजना सिंह। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के जानकी मीना और राज्य निर्वाचन आयोग की सारिका घारू। राज्य निर्वाचन आयोग सारिका घारू इसकी ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिल रही हैं। संस्कृति विभाग की भूरीबाई, संस्कृति विभाग की भूरीबाई। ममता से माधुरी, ममता अभियान में माधुरी। इंदौर स्वच्छता मिशन में वंदना ठाकुर। कौन है? वंदना ठाकुर। महिला एवं बाल विकास विभाग की रोशनी भदौरिया, रोशनी भदौरिया। मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर देखोगे लहरी बाई, लहरी बाई मिलेट, लहरी बाई मिलेट। मध्य प्रदेश आयकर विभाग कैलाश सत्यार्थी। टीबी उन्मूलन मीनाक्षी छत्री, जो कि कौन है? कटनी की हैं मीनाक्षी छत्री। टीबी उन्मूलन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना डेहरिया और सिद्धि मिश्रा, उनकी बेटी हैं सिद्धि मिश्रा, उनको इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्रिस्म स्पोर्ट्स प्रमोटिंग की विवेक सागर। लाडो अभियान की इशिता शर्मा, लाडो अभियान कौन? इशिता शर्मा। मध्य प्रदेश पर्यटन पंकज त्रिपाठी। संस्कृति विभाग की कौन थी भैया? भूरीबाई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा चेतन सोलंकी, ठीक है। चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग दिव्यांगों के ब्रांड एम्बेसडर नर्मदिया। कौन है? नर्मदिया। कौन है? नर्मदिया, ठीक है। स्वच्छ भोपाल ब्रांड एम्बेसडर साक्षी भारद्वाज। स्वच्छ इंदौर ब्रांड एम्बेसडर कहाँ भैया? वंदना ठाकुर, ठीक है। तो ये आपके ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिल गए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं, आप देखो यहाँ पे। इसके अलावा भी भैया देखो तो पहली बार सेना और नौसेना प्रमुख मध्य प्रदेश से हैं दोनों। कौन? सेना और नौसेना प्रमुख कौन कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से पहली बार हुआ है ऐसा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल जो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, लेफ्टिनेंट जनरल श्री उपेंद्र द्विवेदी, दोनों ही मध्य प्रदेश से देखने को मिल रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं इन्हें मनोज पांडे, श्री मनोज पांडे जी का पद, मतलब उन्हें उनके उपरांत ये पद पे बैठे हैं सेवानिवृत्त होने के बाद। ये कहाँ से संबंध है इनका? रीवा के गुड़ क्षेत्र में स्थित मुड़ला गांव से इनका क्षेत्र संबंध देखने को मिल रहा है। कहाँ से? रीवा के गुड़ क्षेत्र के मुड़ला ग्राम से इनका संबंध देखने को मिल रहा है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि एडमिरल जनरल बने हैं, तो अगर देखोगे तो इनका संबंध आप देखोगे तो भैया ये हरि कुमार का स्थान लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये सतना जिले के रामपुर बाघेलान से मड़हर गाँव से इनका संबंध देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखोगे भैया न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर जो कि क्या बने हैं भैया? लोकपाल बने हैं। कौन बने हैं? लोकपाल बने हैं। तो कौन बने हैं भैया? अजय माणिक राव खानविलकर। इसलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और बम्बई उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश रह चुके हैं। और ये रिसेंटली अभी क्या बने हैं भैया? रिसेंटली क्या बने हैं? लोकपाल के पद पर बैठे हैं, ठीक है, ठीक है ना। डन। नेक्स्ट देखोगे निकुंज श्रीवास्तव। कौन है? निकुंज श्रीवास्तव। ये इनका संबंध याद रखना, इनका संबंध मध्य प्रदेश कैडर के एक भारतीय आईएएस रहे हैं। इसके अलावा इनको अभी विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है निकुंज श्रीवास्तव को, ये हमें याद रखना है। अनिल धूपर जी डेविस टीम का प्रबंधन किया है इनने, ठीक है। ये अखिल भारतीय टेनिस संघ के महासचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं अनिल धूपर जी, जो कि इंदौर से हैं, ठीक है। कहाँ से हैं? इंदौर से हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपने इसमें हो गए। डन। तो भैया नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट है प्रमुख व्यक्तियों का निधन। किसका किसका मध्य प्रदेश में निधन अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है। किसका किसका निधन अभी रिसेंटली हुआ है। तो निधन में अगर हम देखें तो पहले व्यक्ति जो देखने को मिल रहे हैं, पहले व्यक्ति देखने को मिले आलोक चटर्जी, अभिनेता। क्या रहे हैं? अभिनेता रहे हैं। क्या रहे हैं भैया? अभिनेता रहे हैं। कौन? आलोक चटर्जी। आलोक चटर्जी कहाँ से संबंधित है भैया? दमोह जिले से हैं। कहाँ से हैं? दमोह जिले से हैं आलोक चटर्जी जी, जो कि अभिनेता रहे हैं। क्या रहे हैं? अभिनेता रहे हैं। हमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आलोक चटर्जी अभिनेता रहे हैं जिनका संबंध दमोह जिले से है, जिनका रिसेंटली अभी निधन हुआ है, बस। इसके पहले नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। बाकी इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जोधैया बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैगा आदिवासी चित्रकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपसे कि भैया कौन जोधैया बाई का संबंध कौन सी जनजाति से? बैगा आदिवासी चित्रकार रह चुकी हैं ये, ठीक है। उमरिया जिला के लोधे गांव में इनका निधन हुआ है। कहाँ हुआ है? उमरिया के लोधा गांव में इनका निधन हुआ है। इनको 2023 में पद्मश्री, 2022 में नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 2023 में पद्मश्री, 2022 में नारी शक्ति सम्मान से वो सम्मानित किया जा चुका है। प्रभात राय आप देखो तो प्रभात राय का संबंध ग्वालियर जिले से है। ये मूर्तिकार हैं। क्या है? मूर्तिकार हैं प्रभात राय,
बस ये हमें याद रखना है कि क्या है, मूर्तिकार हैं और ग्वालियर जिले से इनका संबंध देखने को मिल रहा है। डॉक्टर अजीज कुरैशी, कौन है? अजीज कुरैशी जी हैं, जिनका संबंध भोपाल से है। कहाँ से है? भोपाल से है। इसके अलावा ये सांसद रह चुके हैं सतना से। कहाँ से? सतना से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के, मिजोरम के राज्यपाल के अलावा आप देखोगे तो मिजोरम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है। उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष भी अजीज कुरैशी जी रह चुके हैं, आपको ये याद रखना है। शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे, आप देखोगे तो खंडवा से इनका संबंध है। कहाँ से है? खंडवा से। इनका निवास स्थान इंदौर रहा है, इंदौर रहा है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, आप देखो शरद पगारे जी की, पाटलिपुत्र की सामग्री, गुलारा बेगम, गंधर्व सेन। इसके अलावा आप देखोगे तो उजाले की तलाश, जिंदगी के बदलते रूप, नारी के रूप में, एक मुट्ठी ममता, चंद्रमुखी का देवदास। शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यास सम्मान दिया गया है। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इनको याद रखना 2010 में उस उपन्यास के लिए इनको अभी सम्मानित किया गया है। ठीक है। पाटलिपुत्र की सामग्री इनका मुख्य उपन्यास देखने को मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे भैया रामचंद्र पहलवान। क्या है? रामचंद्र पहलवान। कहाँ से इनका संबंध है? बुरहानपुर से है। क्या है? बुरहानपुर से है। ये पहलवान, कुश्ती से संबंधित है, याद रखना। लड़ने का शौक था इनको, पहलवान है, तो ये हमें याद रखना है। पहला हिंद केसरी खिताब इन्होंने जीता था। किसका? पहला हिंद केसरी इन्हें जीता था। भारत के पहले हिंद केसरी हैं भाई साहब रामचंद्र पहलवान, जिनका निधन कहाँ से संबंधित है? बुरहानपुर से है। संत सियाराम बाबा, निमाड़ के अंचल के खरगोन के जिले के कसरावत क्षेत्र से इनका संबंध देखने को मिल रहा है। सियाराम बाबा जी का बहुत फेमस व्यक्तित्व है ये, तो आपको याद रखना है थोड़ा सा, है ना। ये 11 दिसंबर 2024 को इनकी मृत्यु हुई है। आप देखोगे मालती जोशी। मालती जोशी मालवा की मीरा। कौन है? मालवा की मीरा है मालती जोशी, याद रखना। मालती जोशी कौन है? मालवा की मीरा है। हिंदी और मराठी भाषाओं में अपनी ये कविताएं लिखती थी। 2018 में पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इनको जन्म हुआ था। ठीक है। आप देखोगे सविता वाजपेयी जी। सविता वाजपेयी जी देखोगे तो वरिष्ठ नेत्री और प्रदेश सरकार में मंत्री रही सविता वाजपेयी। भोपाल में इनका निधन हो गया। ठीक है। सविता वाजपेयी जी 3 बार मंत्री रह चुकी हैं। सीहोर विधानसभा से इनका संबंध रहा है। श्री प्रभात झा देखोगे, प्रभात झा बिहार के दरभंगा जिले से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये आ गए थे। उसके बाद भाजपा के राजनीतिक में प्रवेश कर लिया और भाजपा से ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी ये रहे हैं। ठीक है। प्रभात झा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे भैया पूर्व रणजी कप्तान विजय नायडू। विजय नायडू जी के संबंध मध्य प्रदेश के कैप्टन रह चुके हैं विजय नायडू जी, याद रखना, रणजी टीम के। इनके रिसेंटली इनका निधन हुआ है अभी, तो आपको याद रखना है कि विजय नायडू जी का संबंध, याद रखना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। संबंध किस चीज़ से है? क्रिकेट से है, ये हमें याद रखना है। मिलिंद कनमणिकर, मिलिंद कनमणिकर क्रिकेट टीम के पूर्व, कनमणिकर जी का प्रबंधक थे, मैनेजर थे, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के मैनेजर थे मिलिंद कनमणिकर। उनका निधन हो गया है, हमें याद रखना है इस चीज़ को। न्यूजीलैंड दौरे में भारत एक से इंदौर जिले से इनका संबंध है, और बाकी दौरे तो इन्हें बहुत किए होंगे, आपको ये याद नहीं रखना है। इंदौर से इनका संबंध है, याद रखना है। ठीक है। न्यायाधीश यूएल भट्ट, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं, इनका भी रिसेंटली निधन हुआ है। आरिफ अकील, कौन है? आरिफ अकील मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता थे आरिफ अकील। भोपाल से इनका संबंध देखने को मिल रहा है, विधानसभा सीट की भोपाल से थी। ठीक है। इसके अलावा कुछ और है भैया। आरसी साहनी देखोगे तो मुख्य सचिव रह चुके हैं मध्य प्रदेश का, इनका निधन हुआ है। जयदीप गोविंद जो कि निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश से इनका संबंध रह चुका है। सरताज सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अभय छचलानी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर से संबंधित है, जिनकी रिसेंटली अभी मृत्यु हुई। पुष्पेंद्र पाल सिंह जनसंपर्क विभाग और रोजगार और निर्माण के संपादक रह चुके हैं। राजेंद्र पाठक पन्ना से इनका संबंध है, किसान आयोग के पहले अध्यक्ष थे ये। ओपी कोहली मध्य प्रदेश के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। राहत इंदौरी का भी उर्दू शायर और हिंदी फिल्म के गीतकार रहे, जिनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई है। बंसी कौल रंगकर्मी थे, जिनकी रंग विद्वत के नाम से अपनी संस्था बनाई थी। मनु भंडारी मंदसौर से संबंधित कहानीकार थी। भारत सिंह पूर्व गृह और उद्योग मंत्री थे, जिनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई। लता मंगेशकर इंदौर से हैं, पास गायिका थी, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना थोड़ा सर्च करके। ठीक है। निर्मला बुच का भी अभी पहली मुख्य सचिव थी, इनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई है। रमेश चंद्र लाहौटी 35वें मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई। शरद यादव नर्मदापुरम जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ निधन हैं, इंपॉर्टेंट निधन है, ये आपको एक बार रीड जरूर और करना है। एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, एक बार आप रीड करो, इतने में आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पर कुछ योजना अभियान 1-2 देखने को मिल रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा देख लो। पार्थ योजना याद रखना। पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग हुनर नाम से फेमस है। पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर के नाम से ये फेमस है।
8 जनवरी 2025 को भोपाल से इसका शुभारंभ किया गया था। क्यों किया गया था? कि भैया रोजगार के नए अवसर, युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो पार्थ योजना भैया पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर के नाम से फेमस है पार्थ योजना। इसमें क्या है भैया कि युवाओं को ध्यान में रखकर भारतीय सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए हम प्रशिक्षण देंगे। किसको? अर्धसैनिक बल, पुलिस वगैरह के लिए। मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान देखोगे तो 8 जनवरी 2025 को भोपाल से इसको भी शुरू किया गया, दोनों 8 जनवरी को शुरू किए गए। इसमें क्या है कि भैया जो युवा हैं उनको करियर और रोजगार से जोड़ना, उनको भविष्य में नींव को मजबूती प्रदान करना, इनका मुख्य उद्देश्य देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम आज का, देखो यार आज हम 17 पेज ही पढ़ेंगे, 30 पेज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बोल जरूर दिया था, तो बोल जरूर दिया था हम 2 क्लास की जगह 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आराम से करेंगे, थोड़ा सा थकान हो रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक चर्चित व्यक्तित्व। चर्चित व्यक्तित्व मध्य प्रदेश में, ठीक है। ज़्यादा बड़ी भी क्लास नहीं रखना चाहते कि हम 3 घंटे की क्लास करते हैं, ये 1-1 घंटे की क्लास रखेंगे बढ़िया बेहतरीन, और उसको हम कोशिश करेंगे जल्दी कंप्लीट करने की, ठीक है। चर्चित व्यक्तित्व आप देखें, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपके एपी के एग्जाम के पहले कोशिश करूँगा कि इस क्लास को पूरे करंट अफेयर्स को एक बार रीड हम कर लें। चर्चित व्यक्तित्व देखोगे तो भैया पहले है मधु थॉमस। कौन है? मधु थॉमस। मधु थॉमस का संबंध याद रखना भोपाल से है। कहाँ से है? भोपाल से है। और फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। कौन से? फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया है मधु थॉमस जी को। नेक्स्ट है मंगला टेकाम। मंगला टेकाम जापान सरकार के 10 सेफ फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। 10 सेफ फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए इनको चयनित किया गया है। तो आपको याद रखना मंगला टेकाम संबंध इनका बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक से देखने को मिल रहा है, और जापान 10 सेफ फॉर वर्ल्ड यूथ कार्यक्रम के लिए इनको चयनित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है शूटर प्रीति रजक। प्रीति रजक का संबंध महू के ट्रैप शूटर प्रीति रजक महू से संबंध इनका है। ये याद रखना सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है। प्रीति रजक सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। ये आप डबल ट्रिपल स्टार रख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रीति रजक ने चीन के होंगजू में आयोजित एशियाई खेलों में ट्रैप महिला शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता था। उन्हें सेना की पुलिस कोर में शामिल किया गया है 2022 से, और इनको सूबेदार के पद पर अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है। नेहा कश्यप देखोगे तो राज्य बॉक्सिंग अकेडमी टीटी नगर स्टेडियम भोपाल की कोच नेहा कश्यप नेशनल बॉक्सिंग कैंप के लिए कोचिंग, मतलब सीधी याद रखना बॉक्सिंग कोच कौन है? नेहा कश्यप। नेहा कश्यप, ठीक है। नेक्स्ट है यशस्वी कुमुद। कौन है? यशस्वी कुमुद। यशस्वी कुमुद याद रखना कि इनका जो व्यक्ति है ये दुनिया में गैर बराबरी और भेदभाव मिटाने के लिए इनने एक रणनीति साझा की है। फिलीपींस में एक ग्लोमट समिट हुई, उसमें इनने अपनी भोपाल के हैं, कहाँ के हैं? भोपाल के हैं। इनने अपनी रणनीति कहाँ पे? फिलीपींस में शेयर की है। नेक्स्ट है भैया निकिता श्रॉफ कुशवाहा। कहाँ से संबंधित है? बुरहानपुर में। कहाँ से? बुरहानपुर से हैं, और इनने एशिया पैसिफिक वर्ल्ड का खिताब जीता है। एशिया पैसिफिक मिसेज एशिया पैसिफिक वर्ल्ड का खिताब इनने जीता है। याद रखना कहाँ से संबंधित है? बुरहानपुर से ये देखने को मिल रही है। सांसद शंकर लालवानी तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट पार्लियामेंट के ग्रीन इन्वेस्टमेंट डायलॉग में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने अपने भाषण दिया है, वहाँ पे जाके प्रतिबद्धता को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया है। किससे? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे भैया उज्जैन की निकिता पोरवाल। उज्जैन की निकिता पोरवाल आप देखोगे, इंदौर की निकिता पोरवाल आप देखोगे तो उज्जैन में रहने वाली है ये। मिस फेमिना मिस इंडिया इनको दिया गया है। याद रखना पहली बार मध्य प्रदेश की किसी महिला को यह अवार्ड दिया गया है। याद रखना कहाँ संबंधित है? उज्जैन से है। डॉक्टर साक्षी भारद्वाज, इनने संयुक्त राष्ट्र में 29वां जो जलवायु परिवर्तन COP29 हुआ उसमें इनने भाग लिया। अजरबैजान के बाकू में इनने उसमें भाग लिया, और उसमें कहाँ से संबंधित है? भोपाल की स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर, उसमें इनने भाग लिया है, प्रतिनिधित्व किया है भोपाल से, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे मुस्कान रघुवंशी। क्या देखोगे? मुस्कान रघुवंशी कहाँ से संबंधित है? अशोकनगर से संबंधित है। इनने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट कैसियस जको पर पर्वतारोहण कर भारत में झंडा लहराया है। कौन से? ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत में इनने चढ़ाई की है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। किसने? मुस्कान रघुवंशी ने। किसने? मुस्कान रघुवंशी ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। इसमें मतलब सबसे ऊंचे पर्वत में चढ़ाई की है ऑस्ट्रेलिया के कैसियस जको। SI भरत प्रजापति। SI है भरत प्रजापति। साइबर फ्रॉड पर लोगों को ठगने वाले ठगों को ट्रेस करना आसान हुआ है। भोपाल की साइबर क्राइम विंग के SI भरत प्रजापति ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो देश भर में संचालित हो रहा है, ठीक है। SI भरत प्रजापति जो कि भोपाल से संबंधित है। शेफाली चौरसिया आप देखोगे तो मंडला जिले की हैं ये, नैनपुर नगर की रहने वाली हैं। याद रखना कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में इनने गायिका का मतलब गायक के रूप में परफॉर्मेंस दिया है। किसने? शेफाली चौरसिया ने, ठीक है। किसने? शेफाली चौरसिया ने।
ज्योति रात्रे देखोगे, ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई मध्य प्रदेश की। ठीक है, कहाँ से? सबसे उम्रदराज भोपाल की हैं ज्योति रात्रे, और सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं ये भोपाल में, भोपाल की हैं और माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। नेक्स्ट देखोगे भैया सिद्धि मिश्रा, क्या देखोगे? सिद्धि मिश्रा, भोपाल की 2 वर्षीय सिद्धि मिश्रा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, बेस कैंप में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई हैं सिद्धि मिश्रा, याद रखना। सिद्धि मिश्रा, सिद्धि अपने भावना डेहारी पढ़ा था, भावना डेहारी उनकी पुत्री हैं ये। ठीक है, तो ये 2 वर्ष की आयु में ही माउंट एवरेस्ट कैंप पे पहुंच गई। पल्लवी तिवारी, पल्लवी तिवारी याद रखना, इमेजिंग इन्फॉर्मेटिक्स इनोवेटर अवार्ड इनको मिला है। पल्लवी तिवारी को भोपाल की है ये। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है, कहाँ पे मिला? और वाशिंगटन डीसी में इनको मिला है अवार्ड। सौम्या तिवारी क्रिकेटर हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अंडर 19 फाइनल मैच में इनने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। सौम्या तिवारी कहाँ से संबंधित है? भोपाल से हैं, क्रिकेटर हैं, याद रखना। नेक्स्ट हैं भैया अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके याद रखना कि छत्तीसगढ़ और मणिपुर की राज्यपाल रही अनुसुईया उइके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से संबंधित हैं। अनुसुईया उइके कहाँ से? छिंदवाड़ा से हैं और मणिपुर और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रह चुकी हैं। पर्वतारोही पारुल साहू, पर्वतारोही पारुल साहू याद रखना, सागर जिले के सुरखी विधानसभा से संबंधित हैं, विधायक रह चुकी हैं, याद रखना। इनने एक पेड़ माँ के नाम अभियान पोस्टर लेकर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर पहुंची हैं। कौन सी? माउंट एल्ब्रस, यूरोप की सबसे एल्ब्रस है, माउंट एल्ब्रस है, उसमें सबसे ऊंची चोटी इनने चढ़ी है। कौन है? सागर जिले की सुरखी विधानसभा की विधायक रह चुकी हैं। तोशिबा कोहली खरे, तोशिबा कोहली खरे भोपाल की हैं, याद रखना। मिसेज इंडिया यूनिवर्स खिताब इनने जीता है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, ये दुबई में हुए ब्रिक्स प्लस सिटी फोरम सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने इसमें किया है। ठीक है, इस सम्मेलन में चेयरमैन नियुक्त किया गया था इनको। ठीक है ना, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल से हम इसके बाद 18वें नंबर पेज से स्टार्ट करेंगे। 17 पेज आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 18वें पेज से हम कल से कंप्लीट करेंगे। हम रोज़ एक क्लास डालेंगे, 3 से 4 दिन में हम इस करंट अफेयर्स को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अब एक चीज़ और कि जिस प्रकार का रिव्यू मिलेगा इस क्लास का, उसी तरह से हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप जितना ज़्यादा अच्छा रिव्यू देंगे भैया, हम उस क्लास को उतने अच्छे से इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। अगर आप रिव्यू अच्छे देंगे तो भैया, आप जैसे मान लो 18 पेज आज हमने कर लिए, कल हम क्या करेंगे? कल हम 18 की जगह 20-25 पेज कर लेंगे। हम 3 दिन में इसको समाप्त कर लेंगे आराम से, याद रखना। 3 दिन में, पहले हमने तो सोचा था कि 2 दिन में कंप्लीट कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो 3 दिन में हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रिव्यू के अनुसार रिव्यू दीजिए भैया, अच्छे से अच्छा, और हम उसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।